हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम 71 बीपीएससी क्लास पीटी का बीपीएससी घटना चक्र पूर्वावलोकन क्लास 7 पॉलिटी का देखने जा रहे हैं। क्लास पॉलिटी का आपको डेली 7 बजे शाम को अपलोड कर दिया जा रहा है, जो कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए। और आपका हिस्ट्री का 10 बजे अपलोड किया जा रहा है, और आने वाले समय में आपका करंट अफेयर्स, साइंस का भी क्लास स्टार्ट होगा। लूसेंट का वीडियो आपका अपलोड किया गया है, आप वो देखिए। तो चलिए क्लास देखते हैं। आज का क्लास 7 आज राज्यसभा से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है उससे करेंगे और उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, राज्यसभा में होते हैं कितने सदस्य? तो 250 सदस्य, जिनमें से 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। संविधान के अनुच्छेद 80(1) के उपखंड क एवं ख में कहा गया है कि राज्यों के और संघ राज्य क्षेत्रों के 200 से अनधिक प्रतिनिधियों तथा राष्ट्रपति द्वारा निर्देशित किए जाने वाले 12 सदस्यों से मिलकर राज्यसभा बनेगी। क्वेश्चन नंबर 2, राज्यसभा में प्रतिनिधित्व में शामिल है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य, नागरिकों द्वारा सीधे चुने गए सदस्य, अप्रत्यक्ष रूप से नागरिकों द्वारा उनके प्रतिनिधियों के माध्यम से चुने गए सदस्य, तीनों शामिल है। क्वेश्चन नंबर 3, हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल होता है समाप्त होने का विषय नहीं है। तीसरा का डी, अनुच्छेद 83(1) के अनुसार राज्यसभा का विघटन नहीं होगा, अर्थात ये एक अस्थायी सदन है। इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष की समाप्ति पर निर्वित हो जाते हैं। इस प्रकार राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो बी सही नहीं है, चौथा का बी सही नहीं है, बाकी ए सी डी तीनों सही है। धन संपत्ति के मामले में राज्यसभा शक्तिहीन है, सी वाला देखो। लोकसभा द्वारा पारित किए जाने के बाद राज्यसभा को 14 दिनों के भीतर विधेयकों को पारित कराना होता है। डी, राज्यसभा किसी धन विधेयक को पारित कर सकती है अथवा कतिपय सिफारिशों के साथ उसे लोकसभा को लौटा सकती है। अनुच्छेद 109(1) के अनुसार धन विधेयक राज्यसभा में पूरा स्थापित नहीं किया जाएगा। साथ ही अनुच्छेद 109(2) में कहा गया है कि राज्यसभा को धन विधेयक 14 दिन की अवधि में पारित करना होगा। साथ ही राज्यसभा सिफारिशों सहित विधेयक लोकसभा को 14 दिनों में वापस करेगी। इससे ज्ञात होता है कि राज्यसभा धन संबंधी मामलों में शक्तिहीन। क्वेश्चन नंबर 5, संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ है, वह है अनुच्छेद 352 में, ए में, पांचवा का ए। संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग केवल एक बार अनुच्छेद 352 के खंड 3 में किया गया है। इसके अनुसार राष्ट्रपति आपातकाल की उद्घोषणा तभी कर सकेगा जब मंत्रिमंडल उसे लिखित रूप में संसूचित करे। क्वेश्चन नंबर 6, राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व निम्नांकित में से किस आधार पर दिया जाता है? तो उनकी जनसंख्या के अनुपात में स्थान के आधार पर, छठा का बी। क्वेश्चन नंबर 7, राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं कितने वर्ष के लिए? तो 6 वर्ष के लिए, सातवां का सी। राज्यसभा का विघटन नहीं होता है, अर्थात ये एक अस्थायी सदन है। इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष की समाप्ति वर्ष सेवानिवृत्त हो जाते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, अनुच्छेद 83(1) में। क्वेश्चन नंबर 8, राज्यसभा को अस्थायी सदन कहते हैं क्योंकि इसे विघटित नहीं किया जाता है, आठवां का बी। क्वेश्चन नंबर 9, राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? उपयुक्त में से कोई नहीं, नौवां का डी। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, अंततः इसे भंग नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 10, राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ है प्रश्नकाल और सभा पटल पर सत्र रखे जाने के तत्काल पश्चात तथा किसी सूचीबद्ध कार्य को सभा द्वारा शुरू करने से पहले के समय का लोकप्रिय नाम शून्यकाल है। चूंकि यह मध्य 12 बजे शुरू होता है, इस अवधि को शिष्ट भाषा में शून्यकाल कहते हैं। लोकसभा में कथित शून्यकाल
में मामले उठाने के लिए सदस्य प्रतिदिन पूर्वाह 10 बजे से पूर्व जिस महत्वपूर्ण विषय को सभा में उठाना चाहते हैं उसके बारे में स्पष्टता बताते हुए अध्यक्ष को सूचना देते हैं। सभा में ऐसे मामले को उठाने या न उठाने की अनुमति देना अध्यक्ष पर निर्भर करता है। संसदीय प्रक्रिया में शून्य काल शब्द को औपचारिक मान्यता प्राप्त नहीं है, अंतर दिए गए प्रयोग में सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11, संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आयोजित होता है। डी केवल 4। एक ऐसे विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों सदनों में मतभेद हो। संविधान के अनुच्छेद 108 के अनुसार संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन तब आयोजित होगा जब किसी विधेयक पर विचार करने उसे पारित करने में दोनों सदनों में मतभेद हो। क्वेश्चन नंबर 12, राष्ट्रपति क्रमशः कितने सदस्य लोकसभा व राज्यसभा के लिए नामांकित कर सकते हैं? तो 2 और 12। अनुच्छेद 12 का भी अनुच्छेद 100 संविधान के अनुच्छेद 80 के तहत राष्ट्रपति साहित्य, विज्ञान, कला तथा समाज सेवा के संबंध में विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव रखने वाले 12 व्यक्तियों को राज्यसभा की सदस्यता के लिए नामांकित कर सकता है। संविधान के मूल अनुच्छेद 331 में प्रावधानित है कि यदि राष्ट्रपति यह राय है कि लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व नहीं है तो वह लोकसभा में उस समुदाय के 2 सदस्य अनधिक सदस्य नामांकित कर सकेगा। इस प्रकार प्रश्नकाल के संदर्भ में इस प्रश्न का अपशिष्ट उत्तर विकल्प बी था। तथापि संविधान 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के अधिसूचित होकर प्रभावी होने 25 जनवरी 2000 के पश्चात अब अनुच्छेद 331 निष्प्रभावी हो गया तथा अब राष्ट्रपति केवल राज्यसभा के लिए 12 सदस्यों को नामांकित कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 13, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं? तो 12। क्वेश्चन नंबर 14, संसद के 17वां के समय अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसमें निहित है? तो राष्ट्रपति में। 14 का सी। संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत संसद के 17वां के समय अध्यादेश जारी करने की शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 के अनुसार धन विधेयक की परिभाषा में क्या सम्मिलित है? तो यहाँ का 15 का ई होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। संविधान के अनुच्छेद 110 के उपबंधों के तहत टैक्स लगाना समाप्त करना, उसके विनिमय में प्रत्यावर्तन धन की उधारी का विनियमन करना, भारत की संचित नीति के धन का विनियोग करना तथा किसी व्यय को भारत की संचित निधि पर भारित व्यय घोषित करना, इन सभी को धन विधेयक की परिभाषा में शामिल किया गया है। अब संसदीय समितियां, इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है उसको देखते हैं, जो कि 39वीं से 70 तक पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, लेखा अनुदान बना है, बजट पारित लंबित होने के कारण निधि आवंटन हेतु। पहला का सी। विनियोग विधेयक के पारित होने के बाद ही संचित निधि से कोई रकम निकाली जा सकती है, किंतु यदि सरकार के वित्तीय वर्ष के अंत में बदलाव आए और नई सरकार का विनियोग विधेयक तुरंत नहीं लाए या किसी अन्य कार्य से विनियोग विधेयक के पारित होने के पहले ही रुपए की आवश्यकता हो तो अनुच्छेद 116 क के तहत लोकसभा लेखा अनुदान पारित कर सरकार के लिए एक अग्रिम राशि मंजूर कर सकती है। अनुच्छेद 116 में यह व्यवस्था है कि यदि आकस्मिक परिस्थितियों में सरकार को बहुत अधिक धन की आवश्यकता हो, जैसे युद्ध के समय, तो संसद सकल राशि की स्वीकृति दे सकती है, इसे अनुदान कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है लोकसभा के स्पीकर को। दूसरा का बी। लोक लेखा समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट लोकसभा के स्पीकर को प्रस्तुत की जाती है। लोक लेखा समिति लोक व्ययों पर नियंत्रण रखने वाली एक संसदीय समिति है। इसमें लोकसभा के 15 और राज्यसभा के 7 सदस्य, कुल 22 सदस्य होते हैं। इसका उद्देश्य लोक
व्यय के दुरुपयोग एवं अनियमितताओं को सदन के समक्ष उजागर करना होता है। यह उन लोक प्राधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की भी सिफारिश करती है जो व्यय के दुरुपयोग हेतु उत्तरदायी पाए जाते हैं। समिति नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट को आधार मानकर लोक व्ययों का प्रति परीक्षण करती है। सामान्यतः विपक्ष के लोकसभा सदस्यों को इसका अध्यक्ष नियुक्त किए जाने की प्रथा 1967-68 से है। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष नियुक्ति लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा की जाती है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति कार्यपालिका को नियम विनियम बनाने के लिए प्रत्यायोजित शक्ति से संबंधित है? तो अधीनस्थ विधान पर समिति। तीसरा का बी, अधीनस्थ विधान पर समिति कमिटी ऑन सुबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन कार्यपालिका को नियम विनियम बनाने के लिए प्रत्यायोजित शक्ति से संबंधित है। इस संसदीय समिति का कार्य यह जांच करना है कि क्या संविधान द्वारा प्रदत्त या संसद द्वारा प्रत्यायोजन के माध्यम से नियम विनियम उपनियम योजना या अन्य वैधानिक साधन बनाने के लिए प्रदान की गई शक्तियों का कार्यपालिका द्वारा उचित रूप से प्रयोग किया जा रहा है अथवा नहीं। संसद के दोनों सदनों को की अपनी अपनी अधीनस्थ विधान पर समिति होती है जिसमें संबंधित सदन से 15 सदस्य यथास्थिति अध्यक्ष सभापति द्वारा नामित किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, कटौती प्रस्ताव का उद्देश्य क्या होता है? चौथा का सी, बजट प्रस्तावों के खर्च में कमी का प्रस्ताव प्रस्तुत करना। कटौती प्रस्ताव का उद्देश्य क्या होता है? बजट प्रस्ताव के खर्च में कमी का प्रस्ताव प्रस्तुत करना। चौथा का सी। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय संविधान किस अनुच्छेद के तहत वार्षिक वित्तीय विवरण बजट संसद के समक्ष प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है? तो पांचवा का सी 112 अनुच्छेद। संसदीय अधिनियम से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है अब उसे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, आजादी के बाद भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष हुआ? तो 1956 ईस्वी में। पहला का सी। क्वेश्चन नंबर 2, मणिपुर राज्य का गठन कब हुआ था? तो 1972 ईस्वी में। दूसरा का ए 21 जनवरी 1972 को। क्वेश्चन नंबर 3, भारत में जिला स्तर पर उपभोक्ता विवाद निवारण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो तीसरा का ई, उपयुक्त में से कोई नहीं सही नहीं है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 उपभोक्ता विवादों के समाधान के लिए त्रिस्तरीय अर्ध न्यायिक तंत्र को प्रख्यापित करता है जिसमें जिला आयोग, राज्य आयोग, राष्ट्रीय आयोग शामिल है। इस अधिनियम के अनुसार राज्य सरकार एक जिला फोरम का गठन करेगी और यदि उचित समझे तो एक जिले में एक से अधिक जिला फोरम का गठन कर सकती है। इस जिला फोरम में एक अध्यक्ष योग्यता जिला जज की एवं कम से कम 2 सदस्य होंगे जिसमें कम से कम एक महिला सदस्य अवश्य, दोनों की कम से कम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए होगी। जिला आयोगों के क्षेत्राधिकार में वे शिकायतें आएंगी जहां वस्तुओं एवं या सेवाओं के लिए किए गए भुगतान का मूल्य 50 लाख रुपए से ज्यादा न हो। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संघ का 28वां राज्य बना था? तो झारखंड। चौथा का बी, 15 नवंबर 2000 को भारत का 28वें राज्य के रूप में की गई थी गठन। चौथा का बी, सर्वोच्च न्यायालय। अब इससे रिलेटेड जो भी 70 से 39वीं तक का दिया गया है वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सर्वोच्च न्यायालय भारत का सर्वोच्च न्यायालय एक संघीय न्यायालय या मानव अधिकार का संरक्षण, संविधान का अंतिम विवेचक भी है। संविधान का अंतिम विवेचक, मानव अधिकारों का संरक्षक, संघीय न्यायालय, ये तीनों है। क्वेश्चन नंबर 2, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? तब भारतीय संविधान के द्वारा।
भारत का उच्चतम न्यायालय भारत के संविधान के तहत एक सर्वोच्च न्यायिक निकाय। संविधान के अनुच्छेद 124 में कहा गया है कि भारत का एक उच्चतम न्यायालय होगा। 26 जनवरी 1950 को संविधान के लागू होने के साथ ही उच्चतम न्यायालय अस्तित्व में आया। भारत का उच्चतम न्यायालय वर्ष 1958 में तिलक मार्ग नई दिल्ली में स्थित वर्तमान भवन में स्थानांतरित होने से पहले पुराने संसद भवन में था। 28 जनवरी 1950 ईस्वी को भारत को एक प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य बनने के 2 दिन बाद उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन किया गया। इसका उद्घाटन पुराने संसद भवन के नरेंद्र मंडल में हुआ, जहां वर्ष 1937 से 1950 तक भारत संघ न्यायालय 12 वर्षों के लिए कार्यरत था। क्वेश्चन नंबर 3, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृति क्षमता क्या है? अभी 33 है, तत्काल में 2019 के तहत। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या 33 है। क्वेश्चन नंबर 5, और चीफ जस्टिस मिलाकर 34 हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति। 5वां का बी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124(2) के अनुसार राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश को नियुक्त करता है। कॉलेजियम पद्धति की अनुशंसा पर सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय की न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है। क्वेश्चन नंबर 6, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद से त्यागपत्र किसको लिखकर दे सकता है? तो राष्ट्रपति को। 6 का ए। क्वेश्चन नंबर 7, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र क्या है? तो 65 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 8, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या की वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? तो संसद के पास। 8वां का सी। क्वेश्चन नंबर 9, कॉलेजियम प्रणाली के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम एक 5 सदस्यीय निकाय है जिसकी अध्यक्षता भारत के मौजूदा मुख्य न्यायाधीश सीजेआई करते हैं, और उस समय उसमें न्यायालय में कार्यरत 4 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल होते हैं। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कॉलेजियम प्रणाली के माध्यम से ही की जाती है। उच्चतम न्यायालय की कॉलेजियम प्रणाली एक 5 सदस्यीय निकाय है जिसकी अध्यक्षता भारत में मौजूद मुख्य न्यायाधीश सीजेआई करते हैं, और इसमें न्यायालय में कार्यरत 4 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल होते हैं। उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा उच्चतम न्यायालय के कॉलेजियम प्रणाली की सिफारिशों पर की जाती है। कॉलेजियम प्रणाली की स्थापना संसद ने नहीं बल्कि उच्चतम न्यायालय ने दूसरा न्यायाधीश मामला 1993 में की। न्यायाधीश पीएन भगवती का संबंध द्वितीय न्यायाधीश मामला 1993 से है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? तो सी सही नहीं है आपका। 10वां का, सर्वोच्च न्यायालय का गठन 1950 में हुआ था। सर्वोच्च न्यायालय देश की उच्चतम अदालत है जिसमें अपील की जा सकती है। सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल को छोड़कर अन्य किसी भी उच्च न्यायालय अदालतों की सुनवाई कर सकता है। गलत है, सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल का भी सुनवाई करता है। डी, सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल के साथ अन्य किसी भी उच्च न्यायालय अदालतों की सुनवाई कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से किसका संबंध भारत के सर्वोच्च न्यायालय से है? तो उपयुक्त में से एक से अधिक। कॉलेजियम प्रणाली से है, अपीलीय अधिकार क्षेत्र से, मूल अधिकार क्षेत्र से भी है।
कॉलेजियम पद्धति उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति तथा उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के हस्तांतरण की प्रणाली है। यह सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के माध्यम से विकसित हुई पद्धति है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कॉलेजियम का नेतृत्व करते हैं। विदित हो कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 131 के तहत सर्वोच्च न्यायालय के मूल या आरंभिक आधिकारिकता शक्ति का वर्णन है। वहीं अनुच्छेद 132 से 136 तक सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार का उल्लेख है। मूल अधिकार संसद से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 12, न्यायिक पूर्ण विलोकन का अर्थ यह है कि सर्वोच्च न्यायालय किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकता है। 12 का डी। क्वेश्चन नंबर 13, भारत में न्यायिक प्रणाली किस पर आधारित है? उपयुक्त में से कोई नहीं। भारत की न्यायिक प्रणाली संविधान, कानून द्वारा स्थापित और परंपरा पर आधारित है। संविधान, नियमित कानून की उचित प्रक्रिया या कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया चौथों से चारों से है। क्वेश्चन नंबर 8, ए से आनंद के दशक में किस पर कार्य थे? ये क्वेश्चन आपको नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 15, हाल ही में भारत की संसद ने 3 तलाक कानून पारित करके भारत के सर्वोच्च न्यायालय के 21 वर्ष के भी निर्णय को समर्थन दिया, जिसने 3 तलाक है बिद्दत को अवैधानिक बना दिया। 2017। 15 का डी। क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय राजनीतिक व्यवस्थाएं इनमें से कौन सर्वोच्च है? तो संविधान। 16 का बी। क्वेश्चन नंबर 17, इनमें से किस प्रकरण में सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान का मूल ढांचा सिद्धांत प्रतिपादित किया था? तो 17 का सी, केशवानंद भारती प्रकरण। क्वेश्चन नंबर 18, इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय किस विषय से संबंधित है? तो 18 के सरकारी नौकरियों में अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में किस और किन मुकदमों में सर्वप्रथम संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत दिया? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। 19 का बी। भारत के उच्चतम न्यायालय ने केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में सर्वप्रथम संविधान के मूल ढांचे के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इस बात में सुनवाई करते हुए न्यायालय ने यह कहा कि संविधान के मौलिक ढांचे की अवधारणा के तहत संविधान के किसी भी संशोधन पर उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रश्न उठाया जा सकता है यदि वह संशोधन संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन करता प्रतीत हो। क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय के मूल अधिकार क्षेत्र को परिभाषित करता है? तो 131। 20 का सी। क्वेश्चन नंबर 21, केंद्र और राज्यों के मध्य विवादों का समाधान भारत के सर्वोच्च न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है? तो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। 21 का बी। क्वेश्चन नंबर 22, भारत में न्यायिक पुनरावलोकन का आधार है? बी, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया। भारत में न्यायिक पुनरावलोकन के आधार कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया है। इसके तहत न्यायालय यह परीक्षण करता है कि कोई विधि संविधान द्वारा विधायिका को प्रदत्त शक्तियों के संगत रूप में बनाई गई है या नहीं, तथा यह विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का अनुसरण करती है अथवा नहीं। कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया का उल्लंघन करने पर इसे न्यायालय द्वारा शून्य घोषित किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से किसका संबंध भारत के सर्वोच्च न्यायालय से है? उपयुक्त में से एक से अधिक। 23 का डी। भारतीय संविधान के भाग 5 के अंतर्गत अध्याय 4 में सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 124 से 147 तक में उल्लेखित है। ध्यातव्य है कि कॉलेजियम पद्धति न्यायाधीशों की नियुक्ति तथा स्थानांतरण की प्रणाली है। यह सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के माध्यम से विकसित हुई पद्धति है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कॉलेजियम का नेतृत्व करते हैं। विदित हो कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 131 के तहत सर्वोच्च न्यायालय की मूल अधिकारिता शक्ति का वर्णन है, जिसके तहत केंद्र एवं राज्यों के बीच 2 या अधिक राज्यों के बीच के विवाद का निर्णय
सर्वोच्च न्यायालय करता है। वहीं अनुच्छेद 132 से 136 तक सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार का उल्लेख किया गया है। इस प्रकार एक से अधिक विकल्प सत्य है। राज्यपाल से रिलेटेड क्वेश्चन कल के क्लास में देखते हैं। तो दोस्तों, थैंक यू।